गुड मॉर्निंग। आज की जो क्लास है ये क्लास 9th के लिए है सिर्फ, और मैं आज 10वीं वालों का क्लास नहीं करवाऊंगा क्योंकि ताकि उनको कुछ समय मिल जाए। जो मैंने बातें की थी पहले निबंध वगैरह की, तो उनकी थोड़ी सी तैयारी वो कर लें। फिर कल मैं अलग से फिर कुछ पाठ्य पुस्तक की बातें कर लेंगे हम लोग, या और भी जो बाकी बचा हुआ समझ में आएगा उसको हम लोग करेंगे। तो फ़िलहाल आज क्लास 9 के लिए एक बार मैं कुछ चीज़ों पर दोबारा से बात कर लेता हूँ। जैसा कि आपको पता है परीक्षा होगी तो उसमें जो प्रश्न अभ्यास आप सामान्य तौर पर बनाते हैं किताबों का, तो प्रश्न उससे नहीं दिए जाएंगे। जो भी एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको प्रमुखता दी जाएगी। पाठ के भीतर से नए प्रश्न बनाए जाएंगे। तो आपके लिए वैसे तो नया नहीं है, पहले भी होता रहा है, लेकिन इस बार इस बात की ही प्रमुखता होगी। तो मैं थोड़ा सा आपको एक बार तैयारी करवाता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि इसको कैसे हम तैयार करें। पाठ पढ़ लिया, उसमें से क्या पूछा जा सकता है, तो किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है जब आप पाठ को पढ़ते हैं, इस पर मैं बात करूँगा आज। थोड़ा थोड़ा हर एक पाठ से मैं करता हूँ। जैसे जो पहला गद्य खंड है, क्षितिज का गद्य खंड है, उसका जो पहला पाठ है दो बैलों की कथा। तो जब आप पाठ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप लेखक के बारे में जानते हैं कि लेखक कौन हैं, उनकी उपलब्धियां क्या है, जन्म मृत्यु वगैरह सब आप जानते हैं। तो उसको आपको ध्यान से एक बार पढ़ना चाहिए। उनकी कृतियां कौन सी है, किन किताबों के कारण वो ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, ये सब चीज़ें आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसके बाद एक होता है पाठ के बारे में एक परिचय दिया जाता है, तो आपको उसको पढ़ना चाहिए और उसके आधार पर आपको अपने मन में और भी विचार बनाने चाहिए कि पाठ में आखिर बात किस चीज़ की गई है, मुख्य बात, संदेश क्या है पाठ में, या किस बारे में बात की गई है, कहा क्या गया है। हर एक पाठ का, हर एक रचना का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, तो आपको वो ढूंढने का प्रयास करना है उसको पढ़ते समय। इसमें आपकी सहायता करेगा जो पाठ के ऊपर में उसका संक्षिप्त परिचय होता है, उसको आपको पढ़ना चाहिए। जैसे कि दो बैलों की कथा के में दिया हुआ है कि इसके माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि पंचतंत्र और हितोपदेश क्या है। उसमें जो नायक होते हैं, उसमें जो कहानी के पात्र होते हैं, वो पशु होते हैं अधिकांश। तो उसमें एक अलग तरह की कथा परंपरा है जिसका यहाँ पालन किया गया है, पशुओं को ही पात्र बनाकर, ठीक है, और विकसित ढंग से किया गया है। तो ये हो गई बातें। फिर जब शुरू करते हैं हम पाठ, तो उसमें जो बैलों की कहानी है उससे अलग, उससे इतर कुछ और भी बातें कही गई है। जैसे गधे के बारे में कही गई है कि गधे को हम सामान्यतया बेवकूफ़ के तौर पर उसका प्रयोग करते हैं, एक उसी का पर्यायवाची मान लेते हैं। किसी को बेवकूफ़ कहना होता है तो गधा कहते हैं, कई बार बैल भी कहते हैं। लेकिन यहाँ लेखक ने एक अन्य दृष्टि से उसको देखा है कि गधे की तुलना उन्होंने ऋषि मुनियों से की है कि उसका जो स्वभाव है वो तो ऋषि मुनियों वाला है। उसके अंदर संतोष है, उसके अंदर धैर्य है, वह क्रोध नहीं करता है। तो ये चीज़ें ऋषि मुनियों में होती है। जो तपस्वी लोग होते हैं वो इतना नियंत्रण अपने ऊपर रख पाते हैं जितना एक गधा रखता है। तो ये एक अलग दृष्टिकोण हुआ देखने का। इसके अलावा उन्होंने भारतीयों की बात की है कि भारतवासियों की अफ्रीका में दुर्दशा हो रही थी, या अमेरिका में उनको नहीं घुसने दिया जाता था। तो जबकि उनकी खूबियाँ क्या थी कि वो शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, कुछ सेविंग करते हैं, कुछ बचत करके रखते हैं, खूब मेहनत करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। कोई अगर 4 बातें सुना भी दे तो उसको सुनकर गम खा जाते हैं, यानी बर्दाश्त कर लेते हैं। फिर भी बदनाम है, भारतीय बदनाम थे।
कि उनको एक निचले दर्जे का माना जाता था आदमी। अमेरिका में उनको घुसने नहीं दिया जाता था। दक्षिण अफ्रीका की दुर्दशा आप जानते हैं, वहाँ गांधी जी गए, फिर आंदोलन वगैरह हुआ, तब जाके रंग भेद वहाँ का थोड़ा कम हुआ। नहीं तो गांधी जी को ही ट्रेन से धक्का दे के उतार दिया गया था कि इस क्लास में तुम नहीं चढ़ सकते हो, तुम गोरे नहीं हो, तुम अश्वेत हो। गोरे और काले से मतलब है कि हमारे यहाँ जो गोरे लोग होते हैं वो भी अंग्रेज़ों के लिए तो काले ही हैं, अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, तो ये भावना उनके मन में होती थी चमड़ी के रंग से। तो इस तरह की चीज़ें इसमें कही गई है। फिर इसमें चर्चा है, वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं, बदनाम हैं, और जीवन का जो एक आदर्श जीवन होता है उसको ये नहीं पूरा कर पाते हैं। जबकि इनमें ये खूबियाँ हैं कि ये शराब नहीं पीते हैं, बचत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, धैर्य के साथ बातें सुनकर रह जाते हैं, लेकिन इनको स्टैंडर्ड सिटीजन नहीं माना जाता है, एक स्तरीय व्यक्ति नहीं माना जाता है, इसीलिए इनको निम्न दृष्टि से देखा जाता था। तो अब फिर कहते हैं कि अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। अगर वो प्रतिकार करना सीख जाते, अगर अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध करते, जवाब देते उसी तरीके से, तो शायद सभ्य कहलाते, शायद लोग इनसे भी दबने लगते, शायद इनको भी एक सामान्य जीवन जीने का मौका मिलता। इसका उदाहरण उन्होंने जापान के माध्यम से दिया है कि जापान ने एक जीत हासिल की विश्व युद्ध में और उसका दबदबा कायम हो गया। जहाँ बड़े बड़े देश लगे हुए थे वहाँ जापान अचानक उभरा और उसने तहलका मचा दिया, उसने सबको परेशान कर दिया। एक बार चीन को तो ध्वस्त ही कर दिया था, अमेरिका को पर्ल हार्बर में जाकर उसने 300 अपने जहाज़ भेज दिए, वहाँ निर्दोष लोग मारे गए काफ़ी। बाद में इसके प्रत्युत्तर में अमेरिका ने अणुबम गिराया था। तो उस समय तो जापान को लोग उससे दबने लगे थे। तो उसी तरह से जैसे जापान ने किया, उस तरह से अगर भारतीय भी दबना छोड़कर आक्रामक हो जाते तो शायद सभ्य कहलाते। तो ये इस तरह की बातें की गई है। उसके अलावा जो पात्रों का परिचय है कि हीरा मोती 2 बैल थे, तो इनका जो परिचय दिया गया कि वो किसके यहाँ रहते थे, उनकी क्या विशेषताएं थी, इन बातों को हमें गौर से पढ़ना है। जो भी पात्र हैं कहानी में, उनके बारे में अपने विचार भी रखने हैं। इस हिसाब से उसको पढ़ना है कि आप अपने विचार रख सकें। कोई भी आपसे जब प्रश्न पूछेगा तो ऐसी ही बातें पूछेगा कि आप इस वाक्य से आप क्या समझते हैं, ये क्यों कहा गया, इनकी क्या खूबियाँ थी, इस आधार पर इनकी खूबियाँ बताइए। इस तरह की बातें पूछी जाती हैं। तो ये है। दूसरा आपका है पाठ ल्हासा की ओर। अब ल्हासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें लेखक द्वारा की गई यात्रा का वर्णन किया गया है, जिसमें हमारे यहाँ से अलग एक अलग तरह के समाज के बारे में बताया गया है, एक अलग तरह की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया गया है। तो इसमें भी लेखक का परिचय दिया गया है, उनकी खूबियाँ दी गई है। इसके अलावा एक पाठ का परिचय दिया गया है कि संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 2930 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। छद्म मतलब होता है नकली। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं तो इस दृष्टिकोण से अगर पढ़ते हैं तो इसमें की सारी बातें हमारे समझ में आएंगी और फिर उससे पूछे गए प्रश्न भी हम हल कर सकते हैं, उसका जवाब अपने शब्दों में दे सकते हैं। जैसे कि उसमें कुछ मुख्य बातें थी कि वहाँ का समाज कैसा था। तो वहाँ की महिलाएं पर्दा नहीं करती थी, छुआछूत का भेदभाव नहीं था वहाँ के समाज में, तभी तो कोई भी आता था उसको चाय वगैरह बना के दे दिया जाता था या घर में घुसने दिया जाता था। उसके बाद के दिनों में लोग नशा वगैरह करने लगे, ये भी इसमें चर्चा है। वहाँ की भौगोलिक स्थिति की चर्चा है। सुनसान जंगल के रास्ते थे, ऊंचे पहाड़ जैसे ऊंचे जो पठारी क्षेत्र है तो उसमें ऊंची ज़मीन भी है, नीची ज़मीन भी है, एक तरफ पहाड़ भी है, हिमालय भी है, ठंड भी है,
कड़ी धूप भी है, वहाँ के ज़मीन की व्यवस्था कैसी है, जागीरदारी व्यवस्था कैसी है, बौद्ध मठ कैसे उसको चलाते हैं, ये सब बातें इसमें बताई गई है। हथियार के कानून के बारे में बात की गई है कि हथियार के कानून न होने से वहाँ क्या दिक्कतें आती थी लोगों को, कि डाकू पहले उनको मार देते थे, फिर देखते थे कि इसके पास कुछ है कि नहीं। ऐसा वो इसलिए करते थे कि उनको डर होता था कि अगर वो सामने जाकर धमकाएंगे हथियार दिखाकर, तो जिसको धमका रहे होंगे उसके पास भी हथियार हो सकता है, और हो सकता है कि पहले वही गोली चला दे, तो ऐसे में डाकू की जान जाती, इसलिए वो छुपकर पहले जान ही मार देता था। तो इस तरह की बातें पाठ में की गई है, उसको उस नज़रिए से आपको पढ़ना है और इस बात के लिए तैयार रहना है कि इसके अंदर की बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा, ये तो परीक्षा की बात है, इसके अलावा भी अगर आप कभी भी किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो सिर्फ कहानी के रूप में मत पढ़िए। आप पढ़ते हैं तो उसमें से चीज़ों को सीखने का प्रयास कीजिए, उसमें से नई जानकारियाँ ढूंढिए कि इसमें क्या क्या नई बातें बताई गई हैं। आपने पढ़ा होगा कि इतिहास जो लिखा जाता है, या हम इतिहास के बारे में जो जानते हैं बीते हुए समय के बारे में, उसका एक मुख्य जो अवयव है जिससे हम जानते हैं वो साहित्य है। उस समय का लिखी गई उस समय की किताबें, उस समय की कहानियाँ, उस समय की कविताएं आपको उस समय की स्थिति के बारे में बताती है। सामाजिक स्थिति, जो भौगोलिक स्थिति है, सब चीज़ का आपको पता चलता है कि किस तरह की स्थितियाँ उस समय थी। ये बातों बातों में उसमें लेखक या कवि लिखते हैं, तो हमें उनको ढूंढना होता है। हम सीधा ऊपर ऊपर पढ़ जाएंगे तो ये बातें नहीं समझ पाएंगे। जैसे रामायण में राम और लक्ष्मण बात कर रहे हैं किष्किंधा कांड में कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई, फूले काज सकल वहीं छाई, जन वर्षाकृत प्रकट बुढ़ाई। तो ये जब पंक्तियाँ पढ़ते हैं, उदित अगस्त पंथ जल सोसा, जिमि लोभहि सोसहि संतोषा, ये वो जो पूरा प्रसंग है उसमें वर्षा के खत्म होने के समय का वर्णन है। तो हम उसको जब पढ़ते हैं तो उसको मिला सकते हैं कि आज की स्थिति वैसी है कि नहीं। क्या होता था कि वर्षा के, अभी भी होता है, आप कहीं नहर वहर, जहाँ दिघरा में नहर है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको दिख जाएगा ये सीन, ये दृश्य जिसका वर्णन रामायण में किया गया है कि वो काशी बोलते हैं उसको, एक घास होता है उसमें उजले रंग का लंबा लंबा जैसे फूल झाड़ू होता है ना, उस तरह का फूल निकलता है, जो पूरा ज़मीन ही आपको दिखेगा कि वो उजला हो गया है। तो इस दृश्य को हम उससे कंपेयर कर सकते हैं, उसकी तुलना कर सकते हैं कि तब भी ऐसा होता था, तो हमारी समझ में आएगा कि यही दृश्य उस समय उनके सामने रहा होगा। उसका उन्होंने कितना सुंदर वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। तो इस तरह से हमें पाठ को पढ़ना चाहिए, किसी भी कहानी को, किसी भी कविता को। आप उसमें से चीज़ें ढूंढिए, उसमें से आप उस समय की सामाजिक स्थिति, उस समय का परिवेश, उस समय की रहन सहन के बारे में जान पाइएगा, भौगोलिक स्थिति के बारे में जान पाइएगा। तो थोड़ा सा जो देखने का तरीका है उसको बड़ा करना है, थोड़ा सा सोचने का तरीका बड़ा करना है, और तब आप चीज़ों को बेहतर समझ पाइएगा। तो आप जब पाठ को पढ़ें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। चलते हैं अब अगले पाठ की ओर। मेरे संग की औरतें कृतिका से है। ये पूरी की पूरी जो रचना है, पूरा जो पाठ है, उसमें स्त्रियों का वर्णन है जो लीक से हटकर चलने वाली स्त्रियां थी। इसमें आपको अलग अलग समय की स्त्रियों के बारे में बताया गया है, परदादी, नानी, माँ, फिर खुद लेखिका, इन सब के बारे में बताया गया है कैसे वो समाज की जो रूढ़ियाँ थी, समाज की जो बुरी परंपराएं थी, उनको तोड़कर एक अलग अपना रास्ता बनाती हैं। जो पढ़ी लिखी थी उनका तो समझ में आता है, लेकिन जो अनपढ़ महिला थी उन्होंने भी कुछ न कुछ अलग ही किया। तो जैसे परदादी थी, परदादी ने मन्नत मांग लिया कि मेरी पोती हो, जबकि उस समय के लिए एक बड़ा अचंभित करने वाला मन्नत था। तो अब हम ये बात तो पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन इस आधार पर हमें वहाँ पर सोचना चाहिए कि वो कैसी महिला थी, उन्होंने क्या सोचकर ऐसी मन्नत मांगी होगी। तो ये चीज़ें जब हम इस तरह से देखेंगे पाठ में, तो हमारे पास बहुत सारा ऐसा मटेरियल होगा, बहुत सारी सोचने की चीज़ें होंगी जिनसे हम काफ़ी चीज़ें सीख सकेंगे, काफ़ी बातें जान सकेंगे उस समय के परिवेश के बारे में, या
जो रचनाकार कहना चाहता है उन चीज़ों को हम समझ पाएंगे। सिर्फ कहानी के रूप में पढ़ेंगे तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। हम सिर्फ उसमें जो फैक्चुअल बातें होंगी, जो तथ्यात्मक वर्णन होगा, उसको समझेंगे कि इतने ईस्वी में जन्म हुआ, इतने ईस्वी में मरा, उनकी एक माँ थी, एक दादी थी, एक नानी थी, एक पति थे, उन्होंने विलायत में शिक्षा प्राप्त की, यही बातें जान के रह जाएंगे। तो नहीं, हमें पाठ को पढ़ते समय ये ध्यान देना है कि किस पात्र ने क्या किया, उसके आधार पर उसकी क्या खूबियाँ थी, उसने ऐसा क्यों किया होगा, उसके मन में क्या चल रहा होगा, अगर उसने कुछ अलग किया तो क्या सोच कर किया। अगर लेखिका ने कर्नाटक में जाकर जो बिशप थे उनसे बहस किया और फिर एक स्कूल खोल दिया, तो क्या सोच के ऐसा किया? क्या इसके पीछे सिर्फ उनका इतना स्वार्थ था कि उनका बच्चा पढ़ ले, या वो समाज में एक उदाहरण रखना चाहती थी, एक लीडरशिप दिखाना चाहती थी, एक नेतृत्व दिखाना चाहती थी? तो इस तरीके से हमको सोचते हुए तब पाठ को पढ़ना है, तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। चलिए पद्य की बात करते हैं। पद्य में जो लिखा जाता है, कम पंक्तियों में ज़्यादा बातें लिखी जाती है। उसका जो मतलब होता है, उसमें जो बातें कहना चाहता है कवि, वो बहुत बड़ी होती हैं। उनको समेट कर, जैसे गागर में सागर भरना कहते हैं, उस तरह से कविताएं लिखी जाती हैं। कविताएं बहुत बड़ी नहीं लिखी जाती हैं, उनमें एक एक पंक्ति का बड़ा मतलब होता है। तो हम लोग जब भी कविताएं पढ़ें तो उसको इस तरह से पढ़ें, उसका अर्थ समझें, उसका भाव समझें। अर्थ एक हो गया शाब्दिक अर्थ, दूसरा उसका भाव हो गया कि कवि कहना क्या चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसमें भी कुछ परिचय दिया हुआ है कि यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्याडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। ये अलग अलग साखियों में इन भावों का उल्लेख हुआ है। तो आप इस आधार पर ढूंढने का प्रयास कीजिए कि किस साखी में ये भाव व्यक्त हुआ है, किस साखी में दूसरा भाव व्यक्त हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, किस उदाहरण के माध्यम से हुआ है, वो सटीक है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो जब आप इस तरह से कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, कबीर की सोच कितनी आगे थी और उन्होंने क्या बढ़िया बात कही। ये आपके मन में अपने आप महसूस होगा कि अरे क्या शानदार बात इन्होंने कही है। तो और इसकी ज़रूरत आज भी है, आज भी वो बातें प्रासंगिक हैं। तो इसको जब आप सीधा आप कविता के रूप में पढ़ के गा दिए तो आपको उसका कुछ मतलब नहीं समझ में आया। आपने बहुत बार गाया होगा मेरे रस के कमर, आपने कभी सोचने का कोशिश नहीं किया होगा कि रस के कमर कहते किसको हैं। जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन आप किसी भी गीत, किसी भी कविता से उसमें जो बात कही गई है उसमें से उसके अलावा जो आप उसमें देख पाएंगे और सीख पाएंगे, वो बड़ा अद्भुत होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है आप अपना दृष्टिकोण बदलें और उसको थोड़ा बड़ा करें और किसी भी चीज़ को देखते सुनते समय सोचना शुरू करें, उसके बारे में ज़रूर सोचें। सिर्फ सुनकर निकल नहीं जाए, इस कान से सुनना इस कान से निकालना उसी को कहते हैं। तो वो फ़ायदा नहीं करेगा आपको। फ़ायदा तब होगा जब आप उसको सुने, सोचें, जैसे आप खाना खाएं, उसको पचाएं, तब उसमें के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके शरीर को लाभ देते हैं। नहीं तो उसी तरह से हमें पढ़ाई करना चाहिए। जैसे एक दो मैं इसमें से आपको साखी बताता हूँ फिर से। मैंने 2 बार इसको पढ़ाया है, फिर भी उदाहरण के तौर पर एक आध, जैसे पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। इसको अगर सीधे सीधे देखेंगे तो पक्ष विपक्ष के कारण पूरा संसार जो है वो भुलाया हुआ है, मतलब वो अपने कर्म से भटका हुआ है। वो इसी में लगा हुआ है कि कौन किसके पक्ष में है, कौन किसके विपक्ष में है। जो निष्पक्ष होकर भगवान का भजन करता है वही सबसे बड़ा संत है। इसका सीधा अर्थ ये हुआ। लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे और थोड़ा और सोचेंगे तो आप सोचेंगे कि कबीर ने तो हमेशा से बाह्याडंबरों का विरोध किया। कबीर ने तो कभी ये कहा ही नहीं कि आप बैठ के मंदिर में भजन गाइए, ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं कहा। वो तो हमेशा कहते रहे कि हर मनुष्य हर कण में ही ईश्वर है, तो फिर ईश्वर को ढूंढने कहाँ जाना है। तो उस दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे तो इसका मतलब आप समझेंगे कि पक्ष विपक्ष करने में ही संसार व्यस्त है, अपने कर्म को वह नहीं कर रहा है। जो उसको सही में करना चाहिए
उस कर्म को छोड़कर वह इस काम में लगा हुआ है कि कौन किसके पक्ष में है, कौन किसके विपक्ष में है। ये ठीक नहीं है। करना क्या चाहिए कि निष्पक्ष होकर, न्यूट्रल होकर आदमी को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, सदकर्मों पर। हरि भजने का मतलब हम सदकर्म भी समझ सकते हैं। सदकर्मों पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हम ऐसा क्या करेंगे जिससे हमारे आसपास के लोगों को, हमारे समाज को, हमारे देश को, विश्व को कुछ फ़ायदा हो सके। हमारा ऐसा क्या योगदान हो सकता है, हम ऐसा कौन सा कर्म कर सकते हैं, यही सदकर्म है जिससे लोगों का कल्याण हो। लोगों का कल्याण होगा तो हमारा कल्याण अपने आप होगा। हमारे आसपास सब सुखी रहेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे। तो हरि भजने का यह मतलब कतई नहीं है कि हम बैठकर 4 अगरबत्ती जलाकर झाल हाथ में लेकर सीताराम सीताराम करना शुरू कर दें। ये नहीं है, कबीर ने ऐसा कभी नहीं कहा। यहाँ हरि भजने का मतलब है कि अपने कर्म में मन लगाना, सदकर्मों को करना। तो सच्चा संत वही है जो पक्ष विपक्ष, लोभ लालच छोड़कर सदकर्मों में लगा हुआ है। तो इस तरह से हमको समझना है इन चीज़ों को। इसी तरह से वाक में भी कहा गया, उन्होंने भी बाह्य आडंबरों का विरोध किया, ललद्यद ने। उसका अनुवाद यहाँ है। तो जैसे थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इन्होंने भी वही बातें कही जो कबीर ने कही। तो इसको हम कैसे समझेंगे? थल थल में बसता है शिव ही, तो हम अब भगवान शिव को मान लें कि वो हर जगह बसे हुए हैं, तो हर जगह बेलपत्र लेके चढ़ाना शुरू कर दें? नहीं, उनके कहने का अर्थ यह है कि जब आप यह मानते हैं कि सब कुछ ईश्वर ने ही बनाया है, तो हर जगह ईश्वर है। ऐसा धर्मशास्त्रों में, हर एक धर्म के किताबों में ऐसा कहा गया है कि सब कुछ ईश्वर ने बनाया है और सब में वह शामिल है, सब में समाहित है। तो फिर भेदभाव क्यों कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ऐसा भेद क्यों? सब में अलग अलग ईश्वर हैं क्या? अगर हम यह मानते हैं कि सब कुछ ईश्वर ने बनाया है, तो सब कुछ ईश्वर ने बनाया है, फिर उसमें अलग अलग कैसे हो सकते हैं? तो अगर तुम सच्चे ज्ञानी हो तो अपने आप को पहचानो कि तुम्हारे अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, तुम क्या अच्छे काम कर सकते हो। इस चीज़ को परखो और उस काम में लगो जिससे लोगों का कल्याण हो। यही ईश्वर से मिलना है। ईश्वर का दर्शन होना या ईश्वर का मिलने के समान हम जो देखते हैं हर हर महादेव, उसमें जो बैठ के बोलते हैं कि सहस्रों वर्षों से ये तपस्या कर रहा है, और तब जाके शिव जी वहाँ प्रकट होते हैं, मांगो वत्स वरदान मांगो, तो वो बोलता है मुझे न दिन में कोई मार सके न रात में कोई मारे। ये सब वो बातें हैं। ऐसा किसी भी धर्मशास्त्र को आप पढ़ेंगे तो उसमें इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है, उसमें कर्म को महत्व दिया गया है। आप गीता पढ़िए, आप बाकी जो भी अलग अलग धर्मों के जो भी किताब हैं उनका जो सार है वो पढ़िए, सब में यही कहा गया है कि ईश्वर से मिलना या स्वर्ग का सुख सब कुछ यही है। आप जो अच्छे कर्म करते हैं उससे जो लोगों को लाभ होता है, आप माता पिता की सेवा करते हैं, आप किसी गरीब दुखिया की सेवा करते हैं, किसी बीमार की सेवा करते हैं, यही तो ईश्वर की सेवा करना है, यही तो ईश्वर की पूजा है। आप इस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, यही ईश्वर से मिलने के समान है, यही स्वर्ग का सुख है। प्रकृति जो आपको दे रही है, आप अपने आसपास देखेंगे तो सब कुछ अद्भुत ही है, सब कुछ आश्चर्यजनक ही है। तो यही तो स्वर्ग है। इसमें कितना सुख से आप रह सकते हैं, कितना सुखी दूसरों को रख सकते हैं, यही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से जब आप चीज़ों को देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो आप भटकेंगे नहीं, तब आप सीधे रास्ते अपने जीवन को बिताएंगे और सुखपूर्वक आपका जीवन बीत जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को परीक्षा की तैयारी करनी है। 10वीं कक्षा के जो लोग हैं वो भी इसको देख सकते हैं। बातें यही है, उनके पाठ सिर्फ अलग हैं। तो मैंने आज उदाहरण के तौर पर 9वीं कक्षा की किताबों को लिया, पाठों को लिया है। कल मैं 10वीं वालों के लिए भी करूँगा और हम लोग थोड़ा सा विज्ञापन, संवाद, पत्र लेखन वगैरह की भी बात अगले दिन करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।